जहां एक तरफ चाइना और पाकिस्तान के बीच में अंतरिक्ष को लेकर हो रहे हैं समझौते, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस क्या कोई महाडील करने वाले हैं। भारत का झंडा लेकर रूस के एस्ट्रोनॉट क्यों गए थे, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग यानी कि सुपार्को ने चीन के मानव अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत पाकिस्तान अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। इस समझौते के तहत 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों को चीन के अंतरिक्ष यात्री केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनमें से एक को 2026 तक चीन के अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग में भेजा जाएगा। यह अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक पेलोड विशेषज्ञ के रूप में चयनित होंगे, वहां चिकित्सा विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, भौतिकी और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रयोग करेगा। हालांकि सुपार्को के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये पाकिस्तान के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक कमजोरी को भी उजागर करता है। सुपार्को जो 1961 में स्थापित हुआ, अपने समय में भारत के इसरो और चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम से पहले शुरू हुआ था। अब स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण या निर्माण की तकनीक विकसित नहीं कर पाया है। इसके बजाय वह अपने अंतरिक्ष सपनों को पूरा करने के लिए चीन पर निर्भर है। पिछले कुछ सालों में चीन ने पाकिस्तान के लिए कई उपग्रह लॉन्च किए हैं, जैसे कि मई 2024 में पैकसैट MM1 संचार उपग्रह। 2040 तक स्वदेशी तकनीक विकसित करने का लक्ष्य रखने के बावजूद सुपार्को की वर्तमान स्थिति दिखलाती है कि पाकिस्तान ने अपने वैज्ञानिकों और अनुसंधान में निवेश करने में कमी की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया, लेकिन लेख में यह तर्क दिया है कि वो सुपार्को के पतन की का संकेत है। खैर, क्योंकि वो अपने दम पर अंतरिक्ष में प्रगति करने में असमर्थ है और चीन की पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है। एक ऐतिहासिक उदाहरण है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का, जो 1984 में सोवियत संघ के सहयोग से अंतरिक्ष में गए थे। राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना के पायलट थे, जिन्हें सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया और 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान से सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशनों पर भेजा गया। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था और उस समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पास स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता नहीं थी। सोवियत संघ ने भारत को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण दिया, जिसके बदले में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में अनुभव प्राप्त किया। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक उदाहरण भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का है, जो 1984 में सोवियत संघ के सहयोग से अंतरिक्ष में गए थे। और अब देखने को मिल रहा है कि सुपार्को की गिरावट अनुसंधान और विकास में निवेश की कमी को बताया जा रहा है। 1960 के दशक में सुपार्को ने शुरुआती सफलताएं हासिल करी थी, जैसे कि रहनुमा 1 रॉकेट का परीक्षण, लेकिन बाद में प्राथमिकताओं में बदलाव और संसाधनों की कमी ने इसे पीछे धकेल दिया। दूसरी ओर भारत और चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को मजबूत किया। जहां इसरो चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशनों के साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, वहीं सुपार्को उपग्रह लॉन्च करने के लिए भी चीन के ऊपर निर्भर है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ओलेग आर्टेमेव एक प्रसिद्ध रूसी कॉस्मोनॉट हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कई मिशन पूरा किया है। इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित NXT कॉन्क्लेव 2025 में यहाँ पर स्पुतनिक न्यूज के प्रमुख के साथ एक इंटरव्यू में खुलासा किया। उन्होंने भारतीय ध्वज को अंतरिक्ष में क्यों ले जाया। स्पुतनिक इंडिया के पोस्ट के अनुसार आर्टेमेव ने बताया कि ये कदम भारत और रूस के बीच गहरे अंतरिक्ष सहयोग और दोस्ती का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में सोयूज अंतरिक्ष यान के लिए प्रशिक्षण लिया और वो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्री सोयूज पर उनके साथ उड़ान भरेंगे। आर्टेमेव ने कहा कि ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका एक शांति प्रिय अंतरिक्ष मंच है जो हथियारों से मुक्त है। भारतीय ध्वज को अंतरिक्ष में ले जाना उनके लिए भारत के प्रति सम्मान और दोनों देशों के बीच में अच्छे रिश्ते को दिखाता है। ये घटना संभवतः उनके पिछले मिशनों में से एक के दौरान हुई, जैसे कि 2022 में एक्सपेडिशन 67 के दौरान, जब वे ISS के कमांडर थे। NXT कॉन्क्लेव में उनकी मौजूदगी और ये बयान भारत रूस अंतरिक्ष साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा गया। ये ध्यान देने वाली बात है कि 11 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में इसरो मुख्यालय में रूस के राजदूत डेनिस एलिपेओ ने इसरो अध्यक्ष डॉक्टर V
नारायणन से मुलाकात की, जहां गगनयान मिशन पे रूस के योगदान पर चर्चा हुई। आर्टेमिस का कदम उस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसमें रूसी सहायता शामिल है। इस घटना को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण है 1975 का आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपण। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ के सहयोग से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। उस समय भारत के पास स्वयं का प्रक्षेपण यान नहीं था और सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट ने इसे कपुस्तनिक यार से अंतरिक्ष में भेजा। ये मिशन भारत रूस अंतरिक्ष सहयोग की शुरुआत था। जैसे उस समय सोवियत संघ ने भारत को अंतरिक्ष में पहचान दिलाई, वैसे ही आज आर्टेमिस द्वारा भारतीय ध्वज को अंतरिक्ष में ले जाना दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रिश्ते को सम्मान देना और आगे बढ़ाने का एक प्रतीकात्मक कदम है। उस समय आर्यभट्ट के प्रक्षेपण ने भारत को अंतरिक्ष युग में प्रवेश कराया। आज गगनयान जैसे मिशन के लिए रूस का सहयोग भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में ले जा रहा है। आर्टेमिस का ये कदम उसी साझेदारी की भावना को दिखलाता है। आर्टेमिस का भारतीय ध्वज को अंतरिक्ष में ले जाना एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है, बल्कि ये भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष सहयोग के गहरे इतिहास और भविष्य के साथ जुड़ी हुई चीजों को भी यहाँ दिखला रहा है। और ये भारत और रूस की दोस्ती है जो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं है, ये भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने भी यहाँ पर मुलाकात करी है। इसरो मुख्यालय में अमेरिका के चार्ज दी अफेयर्स जॉर्जन के एंड्रयूज ने भी मुलाकात की, क्योंकि पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आने वाले समय में यहाँ पर होना है मुलाकात। और इस मुलाकात के बीच में ये जो एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है कि दोनों देशों का सहयोग मिलने वाला है भारत को। भारत बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है। ये चीजें बता रहा है कि भारत कद भी अब बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। भारत उसी सेक्टर में आगे चल रहा है। भारत बहुत तेजी से अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। ये मिशन अब आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप लेने वाला है और यही वजह है कि भारत तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है। और ये चीजें ना अब भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत ने C-25 इंजन का 34 दिन के अंदर नया रिकॉर्ड परीक्षण किया है और ये भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखला रहा है। अभी अगर बात करें खर्च की, तो सबसे ज्यादा खर्च अगर कोई देश कर रहा है तो वो यहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट कर रही है और अमेरिका के बाद चाइना कर रहा है, जापान कर रहा है, रूस कर रहा है और भारत का नंबर बहुत बाद में है। मात्र $1.9 बिलियन भारत कर रहा है। लेकिन भारत की जो क्षमता है ना बहुत ही अच्छा है और वो परफॉर्मेंस दिखा भी रही है कि हम कई सारे मिशंस को अंजाम दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब काम आनी शुरू हो गई हैं और ये चीज अब भारत के लिए वरदान बनती जा रही है। वैसे भविष्य की टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर देखें तो भारत ने बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए हैं। भारत ने हाल ही में परीक्षण भी किया था पग के जरिए RLV का, ताकि भविष्य में रीयूजेबल रॉकेट भारत खुद बना पाए। तो ये अब एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया है जिस मार्केट में भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसका फल भी भारत को मिलता जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।